द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, वाई नेशन सक्सीड एंड फेल। पुस्तक के लेखक हैं रे डालियो। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक रे डालियो की सोच को बदल दिया और जिसने इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पर्दाफाश किया है। आखिर क्यों कुछ राष्ट्र महानता की ऊंचाइयों को छूते हैं और फिर समय के साथ धूल में मिल जाते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रे डालियो की ज़बरदस्त किताब द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, वाई नेशन सक्सीड एंड फेल की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इतिहास की एक गहन यात्रा है जो हमें समझाती है कि दुनिया कैसे काम करती है और भविष्य में क्या हो सकता है। ये किताब हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे डालियो ने कहा है द बिग साइकिल। डालियो कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन लोग अक्सर इसे पहचान नहीं पाते। राष्ट्रों का उदय और पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक पूर्वानुमेय चक्र का हिस्सा है। कल्पना कीजिए एक विशाल मशीन की जिसमें अलग अलग गियर एक साथ घूम रहे हैं, और यही गियर किसी भी साम्राज्य के भाग्य को तय करते हैं। पार्ट 1, की टू द बिग साइकिल, रिकरिंग पैटर्न ऑफ हिस्ट्री। डालियो ने पिछले 500 सालों के इतिहास का गहराई से अध्ययन किया, डच, ब्रिटिश और अमेरिकी साम्राज्यों के उदय और पतन को देखा। उन्होंने पाया कि इन सभी के भाग्य में कुछ समान पैटर्न थे। ये पैटर्न कोई संयोग नहीं, बल्कि कुछ बुनियादी शक्तियों के कारण होते हैं जो एक बिग साइकिल बनाती हैं। ये बिग साइकिल लगभग 50 से 100 साल तक चलती है और इसमें कई चरण होते हैं। नंबर 1, द राइज। इस चरण में राष्ट्र की नींव मजबूत होती है, अच्छे नेता होते हैं, शिक्षा पर जोर दिया जाता है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है, लोग कड़ी मेहनत करते हैं और धीरे धीरे राष्ट्र आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत होता चला जाता है। नंबर 2, द टॉप। राष्ट्र अपनी शक्ति के चरम पर होता है, उसकी मुद्रा वैश्विक आरक्षित मुद्रा बन जाती है, जैसे आज अमेरिकी डॉलर। उसकी सेना सबसे शक्तिशाली होती है और उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर होता है। इस दौरान लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता है और समृद्धि फैलती है। नंबर 3, द डिक्लाइन। यहीं से चुनौतियां शुरू होती हैं। अक्सर बहुत अधिक कर्जा जमा हो जाता है, धन का वितरण असमान हो जाता है, जिससे समाज में आंतरिक संघर्ष और विभाजन पैदा होता है। नवाचार धीमा पड़ जाता है और प्रतिस्पर्धात्मकता कम होने लगती है। नंबर 4, रीस्ट्रक्चरिंग और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये सबसे मुश्किल दौर होता है। पुराना सिस्टम टूट जाता है, अक्सर बड़े युद्ध या क्रांतियां होती हैं और फिर एक नई विश्व व्यवस्था का जन्म होता है, जिसके साथ एक नया बिग साइकिल शुरू होता है। पार्ट 2, वे कौन सी शक्तियां हैं जो इस चक्र को चलाती हैं? डालियो ने 8 प्रमुख शक्तियों की पहचान की है जो इस बिग साइकिल को चलाती हैं। इन्हें समझना बेहद जरूरी है। नंबर 1, एजुकेशन एंड इनोवेशन। राष्ट्र की ताकत उसकी सीखने और नई चीजें बनाने की क्षमता पर निर्भर करती है। जब कोई राष्ट्र शिक्षा और अनुसंधान में निवेश करता है, तो वो नई तकनीकों और विचारों को जन्म देता है, जिससे उसकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य के उदय में औद्योगिक क्रांति का बड़ा हाथ था। नंबर 2, कंपेटिटिवनेस। इसका मतलब है कि एक राष्ट्र कितनी कुशलता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और व्यापार कर सकता है। जब कोई राष्ट्र कुशल होता है, तो वो वैश्विक व्यापार में हावी होता है और धन कमाता है। नंबर 3, डेट साइकिल। ये सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। कर्ज आर्थिक विकास को गति दे सकता है, लेकिन जब यह बहुत अधिक हो जाता है तो ये विनाश का कारण बन सकता है। डालियो 2 प्रकार के कर्जे चक्रों की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म डेट साइकिल, ये 5 से 8 साल का होता है, जो आर्थिक उछाल और मंदी से जुड़ा होता है। लॉन्ग टर्म डेट साइकिल, ये 50 से 75 साल का होता है। जब कर्ज इतना बढ़ जाता है कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है, तो केंद्रीय बैंक अक्सर पैसा छापना शुरू कर देते हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। नंबर 4, वेल्थ एंड इनकम गैप्स। जब समाज में अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत बड़ा हो जाता है, तो इससे आंतरिक तनाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। ये राष्ट्र को कमजोर करता है और स्थिरता को खतरा पैदा करता है। नंबर 5,
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जब लोग एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते, जब अलग-अलग गुटों या विचारधाराओं के बीच टकराव बढ़ता है, तो इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है और राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है। नंबर 6, रिजर्व करेंसी स्टेटस। एक राष्ट्र की मुद्रा का दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होना, जैसे डॉलर, उसे बहुत शक्ति देता है। ये उसे कम ब्याज पर कर्ज लेने और वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। लेकिन जब ये स्थिति बदलती है, तो उस राष्ट्र को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, मिलिट्री स्ट्रेंथ। एक मजबूत सेना वैश्विक व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने, अपने हितों की रक्षा करने और अपनी शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। सैन्य शक्ति अक्सर आर्थिक शक्ति के साथ साथ चलती है। नंबर 8, गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ। एक मजबूत और निष्पक्ष शासन व्यवस्था राष्ट्र की स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार और अराजकता किसी भी राष्ट्र को पतन की ओर ले जा सकती हैं। डालियो बताते हैं कि ये सभी शक्तियां एक साथ काम करती हैं और एक राष्ट्र के भाग्य को तय करती हैं। जब ये शक्तियां सकारात्मक रूप से काम करती हैं, तो राष्ट्र का उदय होता है। जब उनमें से कुछ नकारात्मक होने लगती हैं, तो राष्ट्र का पतन शुरू हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम आज इस बिग साइकिल में कहाँ हैं? डालियो का मानना है कि हम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, जहां अमेरिकी साम्राज्य की बिग साइकिल अपने अंतिम चरणों में है और चीन का उदय हो रहा है। उन्होंने अमेरिकी डॉलर की आरक्षित मुद्रा के रूप में घटते महत्व, अमेरिका के बढ़ते कर्ज, आंतरिक ध्रुवीकरण और चीन की बढ़ती आर्थिक और तकनीकी शक्ति के संकेतों को बारीकी से देखा है। डालियो चेतावनी देते हैं कि ये संकेत इतिहास में उन क्षणों के समान हैं जब पुरानी विश्व व्यवस्थाएं ढहने लगी थीं। चीन का उदय कोई संयोग नहीं है। डालियो बताते हैं कि चीन ने कड़ी मेहनत, शिक्षा और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और धीरे-धीरे वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में झुकाया है। ये केवल एक आर्थिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक सभ्यतागत बदलाव है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका तुरंत गिर जाएगा या चीन रातों रात दुनिया का एकमात्र महाशक्ति बन जाएगा। डालियो कहते हैं कि ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें दशकों लग सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बिग साइकिल के किस चरण में हैं, इसे पहचानें और इसके परिणामों के लिए तैयार रहें। पार्ट 4, व्यक्तिगत और निवेश के लिए सीख। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? डालियो सिर्फ इतिहास या अर्थशास्त्र की बात नहीं करते, बल्कि हमें सिखाते हैं कि हम इस बदलती दुनिया में कैसे खुद को ढालें और सफल हों। नंबर 1, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास खुद को दोहराता है। अतीत के पैटर्न को समझकर हम भविष्य के रुझानों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। अपने निवेशों को अलग-अलग परिसंपत्ति वर्गों जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, देशों और मुद्राओं में बांटें। जब कोई एक क्षेत्र कमजोर हो रहा हो, तो दूसरा मजबूत हो सकता है। डालियो विशेष रूप से सोने और अन्य हार्ड एसेट्स में निवेश की वकालत करते हैं, खासकर जब फिएट मुद्राओं का मूल्य घट रहा हो। नंबर 3, अंडरस्टैंड इकोनॉमिक साइकिल्स। ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और कर्ज के स्तर पर नजर रखें। ये आर्थिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। नंबर 4, बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंज। दुनिया लगातार बदल रही है। पुराने नियम और प्रणालियां हमेशा काम नहीं करेंगी। हमें खुले विचारों वाला होना चाहिए और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखना चाहिए। नंबर 5, पे अटेंशन टू इनइक्वालिटी एंड पोलराइजेशन। ये सामाजिक अस्थिरता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जो आर्थिक पतन का कारण बन सकते हैं। नंबर 6, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए उत्पादकता बढ़ाना सफलता की कुंजी है। इसका मतलब है लगातार सीखना, नवाचार करना और मूल्य बनाना। डालियो का संदेश यही है कि डरने के बजाय हमें समझने और तैयार रहने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये बड़े चक्र कैसे काम करते हैं, ताकि हम उनसे बेहतर तरीके से निपट सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। पार्ट 5, कहानी के रूप में सारांश, एक साम्राज्य की यात्रा। आइए एक कहानी की तरह समझते हैं इस पूरे चक्र को। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की, जहां लोग मेहनती और शिक्षित हैं। वे नए उपकरण बनाते हैं,
बेहतर खेती करते हैं और धीरे धीरे उनका गांव समृद्ध होने लगता है। दूसरे गांव उनके उत्पादों को खरीदते हैं, उनकी मुद्रा पर भरोसा करते हैं और उनकी सेना उन्हें सुरक्षित रखती है। ये है उदय का चरण। कुछ दशकों बाद ये गांव एक विशाल शहर बन गया है, जिसकी इमारतें आसमान छू रही हैं और जिसकी मुद्रा पूरी दुनिया में चलती है। लोग आरामदायक जीवन जी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव आते हैं। कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, जबकि कुछ गरीब रह जाते हैं। कर्ज बढ़ता जाता है और लोग कम मेहनत करने लगते हैं। अंदर ही अंदर मतभेद बढ़ने लगते हैं। ये है शिखर और पतन की शुरुआत। फिर एक दिन शहर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कर्ज इतना बढ़ जाता है कि सरकार को और नोट छापने पड़ते हैं, जिससे पैसों का मूल्य गिर जाता है। आंतरिक संघर्ष चरम पर पहुंच जाते हैं और किसी दूसरे शहर से मुकाबला करने की ताकत नहीं बचती। शहर का पुराना गौरव धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। यह है पतन का गहन दौर। अंत में शायद एक बड़ा संकट आता है, एक बड़ा आर्थिक झटका या एक युद्ध। पुराना सिस्टम पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन इस टूटन के बाद राख से एक नया सिस्टम जन्म लेता है। शायद कोई नया शहर या कोई पुराना प्रतिद्वंदी नया नेतृत्व संभाले, और इस तरह नया विश्व आदेश स्थापित होता है और एक नया चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यही रे डालियो हमें समझाना चाहते हैं। ये कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं, बल्कि पैटर्न की पहचान है, ताकि हम भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। कंक्लूजन: भविष्य के लिए तैयार रहना। द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर हमें सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं सिखाती, बल्कि हमें खुद को और अपनी दुनिया को समझने का एक नया दृष्टिकोण देती है। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। रे डालियो की ये किताब एक वेकअप कॉल है, एक रिमाइंडर कि इतिहास कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक अनंत चक्र है, और जो इस चक्र को समझते हैं वे न केवल जीवित रहते हैं, बल्कि इस बदलती दुनिया में पनपते भी हैं।